हाय दोस्त, है ना। देखो, पिछले लेक्चर हम लोग मोल कंसेप्ट स्टार्ट किए थे और मोल कंसेप्ट में हमें रिलेटिव एटॉमिक मास चल रहा था, राइट। रिलेटिव एटॉमिक मास पिछले लेक्चर में जैसे ही हम टॉपिक पढ़ा रहे थे तो वैसे ही मेरा मोबाइल का बैटरी जो था डाउन हो गया था, इसलिए स्विच ऑफ हो गया था। तो पूरा हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ना कंप्लीट नहीं किए थे। तो आज इस लेक्चर में मोल कंसेप्ट की सेकंड लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि पहले लेक्चर में बैटरी डिसकंटिन्यू होने की वजह से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो ये सेकंड लेक्चर हो जाएगा मोल कंसेप्ट को। और मोल कंसेप्ट में रिलेटिव एटॉमिक मास चल रहा था, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर से देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और उस पर क्वेश्चन भी हम लोग कुछ देखेंगे, ठीक। तो आओ हम लोग आज बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पे। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे हम किसी मॉलिक्यूल को निकालते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे हम लोग निकालते हैं वो पहले लेक्चर में बता चुके हैं। आज हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी भी एटम को अगर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, क्या निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एटम को अगर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो किसी भी एक एटम को जो मास होगा, मास ऑफ एन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का जो मास होगा उसको हम लोग 1/12 इंटू द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमें बता देता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये होता है, इसको निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वो होगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या हम लोग बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला कह रहा है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे। किसी एक एटम का जो मास होगा उसको इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कहने का मतलब है। और ये क्या होता है, एक AMU के बराबर होता है। मतलब किसी भी एटम का मास को अगर हम AMU से डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे देखो क्वेश्चन का फॉर्मूला दे रहे हैं आपको, जैसे अगर हम बोले कि फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, तो हमको क्या करना होगा कि ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम को जो मास होगा उसको हम लोग AMU से डिवाइड कर देंगे। कहने मतलब है 1/12 इंटू द मास ऑफ वन कार्बन एटम से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो आपको एलिमेंट क्या दिया, ऑक्सीजन एटम। इस ऑक्सीजन एटम का मास, तो इस ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 16 AMU, है ना। अभी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि किसी भी एक एटम का मास जो होता है उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। किसी भी एटम का एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, AMU होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 16 AMU। क्या हो जाएगा, 16 AMU। मतलब मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, यहां लिख सकते हैं मास ऑफ वन एटम की जगह पर क्या होगा, वन ऑक्सीजन एटम। तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम बाय क्या होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ
मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बताओ, तो मास ऑफ एक ऑक्सीजन एटम कितना होता है? 16 AMU। क्या होता है बोलो? 16 AMU। ठीक, अब खुद से समझो, नीचे भी क्या होगा? 1/12 इंटू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 AMU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 AMU, है ना? ये किसके बराबर होता है? 1 AMU के बराबर होता है। बताओ, AMU और AMU क्या हो गया बोलो? कैंसिल। क्या हो गया? AMU और AMU क्या हो गया बोलो? कैंसिल हो गया। क्या बचा बोलो? 16। क्या बचा बोलो? 16 बचा। अब खुद से देखो, किसी भी एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो इसके लिए कोई यूनिट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्या सीधे सीधे क्या दिख रहा है? एक नंबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है बोलो? नंबर 16 नंबर दिख रहा है। मतलब यहाँ पे कोई यूनिट आपको नहीं आया। तो इससे हमको क्या पता चला कि किसी भी एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो यूनिटलेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो होता है वो किस में रिप्रेजेंट करते हैं? AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग रिलेटिव किसी भी एटम का रिलेटिव मास निकाले तो हमें क्या निकला? 16 निकला। ओनली सिर्फ 16 नंबर निकला। मतलब इसके साथ हमें कोई यूनिट जोड़ने की जरूरी नहीं है। तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया कि रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट होता नहीं है, वो यूनिटलेस होता है। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे, इस बात को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट में करके? रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव atomic mass is a unitless quantity। बोलो क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। बट एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? वो एटॉमिक मास यूनिट में उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी भी एटम का एटॉमिक मास का यूनिट होता है, क्या होता है? AMU होता है, इसीलिए उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AMU में। ठीक, लेकिन अगर उसी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो हम लोग AMU में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिर्फ उसको मास नंबर हम लोग लिख देंगे, वही क्या हमारा होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जस्ट निकाल करके देखे रिलेटिव एटॉमिक मास, तो AMU क्या हो गया? कैंसिल। सिर्फ हमें क्या बचा? नंबर बचा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो। मान लिया जाए कि आपके पास एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक, आपके पास एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है। ठीक, आपको पता है कि ऑक्सीजन एटम का मोलर नंबर जो होता है या मास नंबर जो होता है, ऑक्सीजन एटम का जो मास नंबर जो होता है वो कितना होता है बोलो? 16। कितना होता है बोलो? 16। अब इस ऑक्सीजन एटम का एक हम बात पूछ रहे हैं आपसे, देखिएगा। इस ऑक्सीजन एटम का हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, और दूसरा हम क्या पूछ रहे हैं? इसका मास, एटॉमिक मास, है ना? मतलब मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना है? मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम। अब समझो, मान लो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। क्या है? ऑक्सीजन एटम है। हम इसका मास पूछ रहे हैं कि इस एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा और इस ऑक्सीजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इसका मास नंबर कितना दिया है? 16। मतलब कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बोलो? 16 हो जाएगा। लेकिन इसका, इस ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास के फॉर्म में लिखेंगे या मास के फॉर्म में जो लिखेंगे वो हम लोग क्या लिखेंगे? 16 AMU, 16 AMU। ये जो होगा 16 AMU में जो होगा इस ऑक्सीजन एटम का क्या होगा? मास होगा। क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। लेकिन 16 जो होगा इस ऑक्सीजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, एक ही चीज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में एक ही चीज डिफरेंट है। रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है और एटॉमिक मास को हम लोग AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। AMU में फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। ठीक, कोई दिक्कत है? चलो, तो अभी आप दो चीज समझ में आ गया, एटॉमिक मास क्या होता है और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। आगे देखो, अगर मान लो
ठीक, इसी तरह से जिस तरह से एटॉमिक मास हमने समझा कि एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, उसी तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को भी समझेंगे। किसको समझेंगे? मॉलिक्यूलर मास को भी समझेंगे। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को भी समझेंगे। क्या समझेगा? मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर मासेस क्या होता है? सम ऑफ ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, सम ऑफ, क्या हम लोग देखेंगे, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स बनाने में जितने भी एटम पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान समझिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होने में जो एटम पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? एटम को कॉम्बिनेशन से, है ना। मान लो एक मॉलिक्यूल्स बन रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर बना, ध्यान से समझना, जैसे वाटर है ना, वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट किया और ऑक्सीजन भी पार्टिसिपेट किया। तो अब इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो प्रत्येक एटम को मास को क्या कर देंगे, हम इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। सिंपल से है, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उस मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट जो करेगा एटम जिससे मॉलिक्यूल तैयार होगा, वो हर एक एटम को हम लोग एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो क्या दे देगा? मॉलिक्यूलर मास दे देगा। तो इसी तरह से क्या लिखेंगे? सम ऑफ मासेस ऑफ all atoms of an element present in a molecule is called molecular masses. Sum of, ठीक है, sum of atomic masses of sum of atomic masses of all the element present in a molecules, present in a molecules, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मासेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मासेस। जैसे एग्जांपल अभी हम लोग देख रहे थे, सर अगर हमें वाटर को, ध्यान से समझना एग्जांपल, आगे सर अगर हमें वाटर को क्या निकालना है सर? वाटर को हमको निकालना है मॉलिक्यूलर मासेस। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट किया? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला करके क्या बना सर? एक मॉलिक्यूल बनाया। तो इसका हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास को हम लोग जोड़ देंगे। बताओ हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? 2। सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस, बताओ ऑक्सीजन के मास कितना होता है बोलो? 16। कितना होता है बोलो? 16। टोटल करेंगे तो कितना आ गया? बताओ टोटल करेंगे तो कितना आ गया? 18। मतलब कि अगर हम 18 की बात करेंगे तो 18 क्या है सर? मॉलिक्यूलर मासेस है। क्या बोलो? मॉलिक्यूलर मासेस है, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पर बात करेंगे ये मॉलिक्यूलर मासेस, तो जिस तरह से किसी भी एटम का एटॉमिक मासेस आपने निकाला था और वो किस फॉर्म में, उसके लिए यूनिट हम लोग यूज किए थे। क्या यूनिट यूज किए थे? उसके लिए हम लोग AME यूज किए थे। उसी तरह से किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हैं उसके लिए भी हम लोग एक यूनिट यूज करते हैं और वो यूनिट होता है U। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। कहने का मतलब है, जैसे देख लो, अगर सपोज मान लीजिए यहां तक लिख ले तो कि हमारे पास वाटर है, ठीक है, आपने क्या लिया था? वाटर लिया था। इस वाटर को हमें बताना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे एटम के लिए एटॉमिक मास हम लोग डिफाइन करें, उसी तरह से हम मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करें, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और दूसरा हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बताओ? मास ऑफ 1 molecule of water, 1 molecule of water, 1 water molecules या 1 molecules of water। एक हम बोल रहे हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जिस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं था, उस तरह से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी, जो भी रिलेटिव जो होगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो बताओ इसका मास कितना होगा? वाटर का हमने मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला? 18 निकाला। तो रिलेटिव के फॉर्म में लिखना है तो हमको क्या लिखना होगा? डायरेक्ट 18 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 18। लेकिन मास ऑफ
एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात करेगा, जिस तरह से एक एटम का मास AMU में बोलते हैं, उसी तरह से एक मोल, देखिए यहाँ पे क्या लिखा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना निकल करके आया सर 18 आया, तो 18 हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 18 AMU, ठीक। लेकिन 18 AMU हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्यों? इसलिए लिख सकते हैं कि लोग बोलेंगे कि सर एटम के लिए एटॉमिक मास यूनिट तो बोल सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के लिए सर AMU बोलना सही है क्या? तो इसी चीज को, इसी कंट्राडिक्ट के फॉर्म में यहाँ पर बोल दिया गया कि ठीक है AMU नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं 18U बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, बोलो 18U। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए U डिफाइन कर दिया गया था, हालांकि AMU और U दोनों एक ही चीज होता है, दोनों अलग अलग नहीं होता। जो वैल्यू AMU के लिए मिलेगा वो वैल्यू आपको U के लिए भी मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी इसको AMU के फॉर्म में लिखने के लिए कोई कोशिश किया कि भाई एटॉमिक मास यूनिट जो किसी भी एटम का एटॉमिक मास AMU होता है, उसी तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास भी AMU के बराबर होगा, और होता भी है। लेकिन इन्होंने बोला कि एटम के लिए एटॉमिक मास यूज करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल के लिए आप AMU कैसे यूज कर रहे हैं? तो इसी यूनिट को U के फॉर्म में बोल दिया गया। इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास, इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। बट दोनों क्या है सर, एक ही चीज है, ठीक है। तो अब आप भी समझ सकते हो कि ठीक है सर, अगर ये एटम नहीं है मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के लिए 18U बोल दो। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत लग रहा है तो आप उसको U बोल दो, और एटम के लिए तो हम लोग एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करते हैं। लेकिन U और AMU दोनों क्या है सर, बराबर है। दोनों क्या बोलो, बराबर होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं सर, 1 AMU इज इक्वल टू क्या होगा 1U, ठीक। और एक एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना होता है सर, कैलकुलेट, तो 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ये कहने मतलब 1 AMU या 1U इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻24 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मासेस का मतलब क्या होता है, जितनी भी एटम का एटॉमिक मासेस जो होगा, ठीक है ना, राइट, उसमें प्रेजेंट होगा, उसको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। बट मॉलिक्यूलर मास को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, U में या तो AMU में, ठीक है। अगर AMU एटॉमिक मास के लिए बोलते हैं तो उसी तरह से U भी हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल के लिए लगाते हैं। बाकी दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट और U दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 AMU या 1U, दोनों का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, इतना ही मिलेगा, 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम आपको मिलेगा। तो क्या समझ में आया, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास अगर बोलना है तो उसको डायरेक्ट हम लोग उसको मास लिख लेंगे, उसको ये यूनिट हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो निकालना है वो किस में होता है सर, AMU में होता है। या किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो भी किस में होता है, AMU में होता है, या तो उसको U हम लोग बोलते हैं, यूनिट फॉर्म में U बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको क्या करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्या जो किस यूनिट में लिखेंगे, U में लिखेंगे या तो AMU में लिखेंगे, दोनों सेम चीज है। जैसे हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट क्वेश्चन, कैलकुलेट द molecular mass, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो आप इसको निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। पहला कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3, दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, तीसरा इसको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास बात करते हैं और किसी भी एटम के लिए हम लोग एटॉमिक मास बात करते हैं, दोनों एक ही चीज है। तीसरा शुगर, ठीक है। चौथा फोर्थ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 into 6H2। इसको क्या निकालना है बोलो, इसको निकालना है मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक। तो एक को मैं निकाल रहा हूं, बाकी आप इसको खुद से निकाल सकते हैं, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको पता चलेगा। एक में निकाल रहा हूं, अब बताओ मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। जितने भी एटम पार्टिसिपेट करेगा उस मॉलिक्यूल बनाने में, हर एक एटम को हम लोग क्या लिखेंगे, एटॉमिक मासेस को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें क्या दे देगा, मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, पहला हम लोग बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की।
इसको हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो तुम मुझे बताओ कैसे, कैल्शियम में कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, बोलो 40, एटॉमिक मास कितना होता है, बोलो 40 हो गया। उसके बाद कार्बन है, उसके बाद क्या है बोलो, कैल्शियम का सबको जोड़ना है, क्योंकि कैल्शियम कार्बन को बनाने के लिए कौन कौन सा एटम पार्टिसिपेट किया, कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन, और सब जितने भी एटम पार्टिसिपेट किया है सारे एटम्स को, सारे एलिमेंट का एटॉमिक मासेस हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मासेस हो गया 40, कार्बन का एटॉमिक मासेस कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। अब बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मासेस कितना होता है, बोलो 16 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन एटम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 into 3 हो जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा, 40 प्लस 12 प्लस कितना होगा 16 48। अब इसको तुम ऐड कर दो, है ना, तो बताओ कितना हो गया, 8 2 10, है ना, 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा सर, 0 कैरी 1, ठीक है। अब कुछ देखो, 4 1 5, 5 और 4 9, और ये कितना होगा 10, मतलब क्या हो गया सर 10 यू, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, 10 यू बोलेंगे, कितना हो 100 आ गया, कितना आ गया 100, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 100 यू। 100 यू जो है वो क्या है बोलो, मॉलिक्यूलर मासेस है, क्या है बोलो, मॉलिक्यूलर मासेस है ना। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो 100 यू के बराबर होगा, क्या होगा बोलो, 100 यू का बराबर होगा। इसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से शुगर को भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से उसको भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। शुगर क्या होता है बोलो, क्या होता है C12 H22 और O11, देखो यही होता है आपका शुगर, यही क्या होता है बोलो, शुगर होता है ना। C12 H22 O11 को हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। तो आप आई थिंक जब ये आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया तो आप इसको मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने आ गया, हाँ सर आ गया सर। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 100 यू होता है, कितना होता है बोलो, 100 यू होता है। अब इसके बाद एक टर्म को और समझो, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास क्या होता है समझो। मोलर मास क्या होता है, बहुत सिंपल समझिएगा। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ध्यान से समझना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास, क्या होगा, इज नोन एज मोल। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल के जो मास होगा वो डिफाइन करेगा मोलर मास का, और वो मास जो होगा किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, किस में होना चाहिए बोलो, ग्राम में होना चाहिए। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो मास होगा ग्राम में वो मोलर मास का बराबर होगा, क्या समझे, एक किसी भी एटम्स का 1 मोल का जो मास होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। लेकिन उस एटम का जो 1 मोल का जो मास है वो किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो वो क्या डिफाइन कर देगा, मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास, ठीक। एक एटम को मास को जो है उसको मोलर मास नहीं बोलेंगे, उस एटम का 1 मोल के जो मास होगा वो मोलर मास के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस in gram is called molar mass, is called molar mass, is called molar mass। कहने का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल के जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। और आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है, क्या होता है बोलो, पार्टिकल्स होता है। 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल के जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है।
और आपको ये भी बता दो कि इतने जो नंबर है, इस नंबर को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, एवोगाड्रोस नंबर के भी नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। इस नंबर का हम लोग एवोगाड्रोस नंबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इतने पार्टिकल्स को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी आपको बोलते हैं। खैर, एवोगाड्रोस नंबर तो सेकेंडरी मैटर है। एक मोल जो होता है कितने पार्टिकल्स बराबर होता है, इतने पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मोल बोलते हैं, ठीक है ना। और किसी भी एटम का एक मोल का जो मास होगा वही क्या होगा, उसका मोलर मास होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, क्वेश्चन के फॉर्म में देखो, ठीक है ना, क्वेश्चन के फॉर्म में देखो, मान लो, ठीक है ना, मान लो कि सर जैसे देख लो क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द मोलर मास ऑफ 5 ग्राम, 5 ग्राम, मान लो 5 ग्राम, ठीक है ना। फाइंड मोलर मास ऑफ 5 ग्राम, 5 ग्राम का मोलर मास कितना होगा, 5 ग्राम का मोलर मास कितना होगा। अब एक बात बताओ, हमने क्या लिखा है कि मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। 1 मोल सब्सटेंस, तो 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है, इतना पार्टिकल्स होता है, समझ में आ रहा है। मतलब कि 1 ग्राम में, 1 ग्राम, बात को समझिएगा, हमने क्या बोला कि किसी भी एटम का 1 मोल का जो मास होगा वही मोलर मास होगा, 1 मोल का मास, समझ में आ रहा है कि नहीं। और वो 1 मोल किस में रिप्रेजेंट होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। कहने का मतलब जो है कि मोलर मास जो है वो मोलर मास जो है क्या होगा, किसी भी एटम का मास, ठीक है ना, किसी भी एटम का मास मान लो कि 1 ग्राम है, क्या है बोलो, 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 ग्राम है तो उसको क्या करना होगा, 1 मोल से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 1 ग्राम किस में कन्वर्ट कर जाएगा सर, मोल में कन्वर्ट कर जाएगा, मतलब इतना मोल हो जाएगा, ठीक है ना, राइट, इतना मोल हो जाएगा। और वो जो मोल होगा वही उसका क्या होगा, मोलर मास होगा। जैसे मोलर मास हम लोग 5 ग्राम में अगर हम लोग बात करें, किस में बात कर रहे हैं, 5 ग्राम में बात कर रहे हैं, तो 5 ग्राम को हम लोग क्या लेना होगा, ये मोल नहीं है, इसको मोल में लिखना होगा। इसको क्या करना होगा, ये ग्राम में है तो इसको मोल में लिखना होगा। तो बताओ ये ग्राम में है सर, 1 मोल सब्सटेंस किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, तो 5 ग्राम में है, तो 5 ग्राम का मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। और मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल इतने बराबर होता है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा। जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मोलर मास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मोलर मास। आप नहीं समझे, चलो फिर से मैं समझाता हूं, ऐसे समझो। देखो मोलर मास क्या कर रहा है कि मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। किसी भी एटम्स के 1 मोल का, ध्यान समझिएगा, 1 मोल का जो मास होगा, 1 मोल का जो मास होगा, ठीक है, 1 मोल का जो मास होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। 1 मोल का जो मास होगा, ठीक है ना। और 1 मोल का मास जो होना चाहिए किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। और 1 मोल कितने बराबर होता है, इतने बराबर होता है। तो इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करने से क्या करना होगा, इस मोल को सर उसको ग्राम से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, ग्राम से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, कि मोल किस में होना चाहिए सर, ग्राम में होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 मोल जो है इतना पार्टिकल्स होता है, और इसको ग्राम में हमको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करना होगा, ग्राम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 ग्राम जब दिया हुआ है तो 5 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमको क्या मिलेगा सर, 5 मोल मिलेगा, ठीक है ना, 5 मोल मिलेगा, है ना, 5 मोल ग्राम के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास के बराबर होगा। तो फाइनली अगर हम आपसे बात करें तो मोलर मास क्या निकल जाएगा सर, 5 इंटू सर इतना पार्टिकल्स। एक चीज और, इसको हम लोग Na से भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। एवोगाड्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं, बोलो Na से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, Na के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, Na के बराबर होगा। तो 5 ग्राम इंटू क्या होगा सर, Na हो जाएगा। मतलब कि 5 ग्राम इंटू 6.023 इंटू
20 और कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इसको जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो क्या निकल जाएगा सर 5 ग्राम का मोलर मास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा 5 ग्राम का मोलर मास निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एक चीज और समझो, सिंपल सी बात है, एक बात को और समझो, देखो यहां तक लिख लिया तो बात को समझो। ऐसे समझो, सिंपल बात, किसी भी एटम का मोलर मास निकालना ना, इस बात को समझिए। चलिए देखिए, किसी भी एटम का मोलर मास निकालना है ना, तो उसको क्या करो, उसको ग्राम में लिखो, ठीक है, और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एक लाइन में अगर बात करें तो उसको क्या करो सर, किसी भी एटम्स का अगर मोलर मास निकालना है तो उसको ग्राम को, जो भी दिया हो रहेगा ग्राम को, उसको क्या कर दो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि उसका एक मोल जो होता है उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका क्या निकल जाएगा मोलर मास निकल जाएगा। जैसे मैं इसके लिए बता दूं, मोलर मास जो हुआ, मोलर मास जो है वो क्या हो गया, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम क्या हो गया बोलो, मास ऑफ वन एटम इनटू एवोगाड्रो नंबर। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी भी एटम्स का आपको क्या निकालना है, किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालना है, ठीक है ना, किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी एटम का मोलर मास निकालना है, तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास आप जानते हैं निकालने, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मोलर मास क्या होता है, एक मोल एटम का जो मास होगा, तो भैया मोल से तो मल्टीप्लाई करना ही करना होगा, ठीक है ना। अगर 1 ग्राम दिया हुआ है, मान लो किसी भी एटम का 1 ग्राम दिया हुआ है, तो 1 मोल के बराबर उसको क्या होगा, मोल भी कन्वर्ट करना होगा। 1 मोल कितने बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। मतलब कि 1 से 1 ग्राम को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल में हो जाएगा, और वो मोल 1 मोलर मास के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या बोला कि किसी भी एटम का मोलर मास निकालना है तो उस एटम का मास को Na से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल भी देखो, अगर हम आपसे पूछे मोलर मास ऑफ, एग्जांपल देखो, अगर मैं आपसे पूछूं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मैं आपसे पूछूं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हमें यहां पर क्या लिखा हुआ, मास ऑफ वन एटम, ठीक है ना। तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना होता है बोलो, 16 AMU होता है ना, बताओ 16 AMU, ठीक, 16 AMU या 16 ग्राम, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, या 16 ग्राम या 16 AMU, ठीक। ग्राम में दिया हो तो ग्राम में लिखो, और अगर कुछ नहीं दिया हो तो AMU के फॉर्म में लिखो, इनटू क्या होगा Na, क्या होगा बोलो Na, बोलो होगा कि नहीं होगा, Na हो जाएगा, ठीक। अगर इसको तुम देखोगे, बताओ, है ना, 1 AMU बराबर क्या होता है सर, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। देखो ग्राम में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अच्छा, अब ये क्या हो गया बोलो, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, आ रहे समझ में, ये पार्टिकल्स होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना कि ग्राम को ना मैं लास्ट में लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, ये ग्राम लास्ट में मैंने लिख दिया, ठीक। अब जैसे और देखो, अब यहाँ पर क्या लिखे, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मास ऑफ एन एटम कितना हो गया, 16 हो गया सर, Na मतलब एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो हमको लिखना है मास ऑफ मोलर मास ऑफ क्या लिखना है सर जी, नाइट्रोजन एटम, क्या में निकालना है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो बताओ मास ऑफ वन एटम मतलब मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम कितना होगा सर, 14 AMU, क्या होगा बोलो 14 AMU, क्योंकि अभी मैं बताया हूं कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास कितना होता है सर AMU में, इनटू क्या होगा बोलो एवोगाड्रोस नंबर, क्या होगा एवोगाड्रोस नंबर, बताओ 14 इंटू सर यहाँ पर होगा 1.66 इंटू 10⁻24, और एवोगाड्रोस नंबर तो पता ही है, तो 3 इंटू 10 क्या होगा 23, और ये क्या हो जाएगा बोलो ग्राम। तो तुम खुद से देखो, किसी भी एटम का अगर मोलर मास हम निकाल रहे हैं तो देखो ये वाला पॉइंट जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है बोलो,
बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर। एएमयू और एन तो हमेशा क्या आएगा बोलो, कॉमन आएगा, क्योंकि किसी भी एटम को मोलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास को के फॉर्म में लेना होगा जो एएमयू के फॉर्म में होगा, और एनए भी लेना होगा। तो हर में एएमयू आएगा और हर में एनए भी आएगा। तो देखो हर चीज में यहाँ पर एएमयू भी आ रहा है और एनए भी आ रहा है, एएमयू भी आ रहा है और एनए भी आ रहा है। तो ये चीज को हम लोग क्या करेंगे ना, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और कल देखेंगे, क्योंकि अब ये दोनों हर चीज में फिक्स है तो कैलकुलेट करके उसको देख लेंगे कितना नंबर आ रहा है। अगर वो पता चल जाएगा तो इतना लिखने से हम लोग क्या करेंगे, बच जाएंगे। तो जब अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये कितना देखा जाएगा आपको, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन के बाद इसका जो नंबर आएगा वो 1 के बराबर आएगा। कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसको तुम कैलकुलेट करो सर, 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 को अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको 1 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है बोलो, 1 के बराबर आता है। कितना आ गया सर, 1 के बराबर। मतलब कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 1, और जी तो है ही है, मतलब 1 ग्राम इसको बोलेंगे। ठीक, अब तुम खुद से समझो, ये सभी के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, और ग्राम तो है ही है। तो इससे मुझे क्या पता चला, देयरफॉर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम हम लोग बात करें, ऑक्सीजन एटम हम लोग बात करें तो बताओ ऑक्सीजन एटम बात करें तो इसका वैल्यू कितना निकल कर गया है सर, 1 के बाद 1 आया है। कितना आया सर, 1 आया है, और ये ग्राम तो है ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या 16 ग्राम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर 16 ग्राम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, 16 ग्राम लिख सकते हैं। अगर वो वही तरह से अगर बात करते हैं नाइट्रोजन के, अगर हम लोग बात करता कि बताओ इसका मोलर मास कितना होगा, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर क्या कर देंगे, ग्राम यूज कर लेंगे, क्योंकि इसका फाइनली किस में आना है सर, ग्राम में आना है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम को हम लोग बात करें तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा बोलो, 14 ग्राम के बराबर हो जाएगा, 14 ग्राम के बराबर हो जाएगा। मतलब एक बात तो समझ लेना है ना, एक बात तो तुम समझ लेना है ना, क्या समझ लेना कि किसी एटम का मोलर मास अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उस एटम को क्या हो जाता है बोलो, मोलर मास हो जाता है। किसी भी एटम को अगर हम मास ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो हो जाता है उस एटम का मोलर मास। अब आपको इतना करने की जरूरी नहीं है, सिंपल सी बात, इतना तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि मोलर मास एक्चुअली है क्या, वो जब मैं बता दिया तो इसी कंसेप्ट से हम लोग जब कैलकुलेट किए तो हमें पता चला कि पूरा कैलकुलेशन के बाद हमें ये वैल्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो जो मास होता है उसको ग्राम से हम लोग क्या कर दिए सर, मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको क्या मिल गया, मोलर मास। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द मोलर मास, व्हाट इज द मोलर मास, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम एटम, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम एटम। सिंपल सी बात है, क्या बोल सकते हो, दो तरीका, पहला आप ये बोल सकते हो मोलर मास, क्या बोल सकते हो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इनटू Na, या तो तुम ये बोल सकते हो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इनटू Na, ठीक, या तुम क्या बोल सकते हो, मोलर मास जो है क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट इसको तुम लिख सकते हो। अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, एक मिनट मैं इसको कैलकुलेट ही कर दे रहा हूं, तो बताओ मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम कितना होता है, 23, कितना होता है, 23 AMU। ठीक है, बात को समझो, क्या होता है 23 AMU। मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम कितना होगा, 23 AMU। ठीक है ना, एक एटम का मास हम लोग AMU रिप्रेजेंट करते हैं, और Na का मतलब क्या हो गया बोलो, 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अब कहने का मतलब है A1 AMU कितना होता है, 23 into 1.66 into 10⁻24 into 6.023 into
है ना, 10.24 है। अब बात एक ही चीज है, इसको कैलकुलेट अभी किए थे तो कितना आया था, 1 आया था, मतलब कि क्या होगा 23 ग्राम। तो अब बताओ, अगर तुम इतना कैलकुलेट करने से ज्यादा अच्छा है अभी हम लोग निकाल करके देखें कि सर कितना, डायरेक्ट बोल दो। अगर आपको बोला था सोडियम बताओ मोलर मास कितना होगा, तो डायरेक्ट बोलो ना 23 ग्राम। क्या बोलो, 23 ग्राम। अब इतना बोलने की जरूरी नहीं है सर, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इनटू n है ना। अब इतना बोलने की जरूरत, सीधे बोलो सर 24 ग्राम। जैसे तुम देखो, बताओ व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ, मैग्नीशियम कितना होता है सर, 12 होता है। तो 12 ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो वो क्या हो जाएगा बोलो, मोलर मास हो जाएगा। क्या होगा बोलो, मोलर मास। इसका आंसर क्या होगा बोलो, कितना होगा, 12 ग्राम। 12 ग्राम। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना हो गया सर, 12 ग्राम हो गया। और ये कैसे आया होगा, तो ऐसा आया होगा। अभी हमने जस्ट देखा मोलर मास का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इनटू क्या होगा बोलो, एवोगाड्रो नंबर या 1 मोल। ठीक, तो सीधे अगर किसी भी एटम का जो मोलर मास होता है वो हमेशा किस में होगा बोलो, ग्राम में आपको होगा। किसी भी एटम को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो मोलर मास के बराबर होता है, बस और कोई चीज जरूरी नहीं है। ठीक है सर, अब इसके बाद आगे देखो। अब जो मोलर मास का जो यूनिट होता है, कभी कभी यूनिट भी पूछ लेता है, कभी यूनिट भी आपसे पूछ लेता है, कभी यूनिट भी आपसे पूछ लेता है। यूनिट ऑफ मोलर मास, याद रखिएगा, यूनिट ऑफ मोलर मास, यूनिट ऑफ मोलर मास। अगर यूनिट ऑफ मोलर मास की हम लोग बात करें तो ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है बोलो, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ मोलर मास। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, बोलते हैं क्या, यूनिट ऑफ मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, मोलर, यूनिट ऑफ मोलर मास। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहां तक आपको जो चीज समझाना था, क्या क्या हम लोग समझे, मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ये सारी चीज को हम लोग क्या कर लिए सर, समझ लिए। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, यूनिटलेस, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, राइट। अगर हम लोग एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो AU में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मोलर मास के बारे में बात करें, उसी एटम का मोलर मास के बारे में बात करें तो क्या होता है, ग्राम। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो, मान लो हमारे पास, ध्यान समझो, हमारे पास ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा देखना ध्यान से। इसको मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, पहला। दूसरा हम इसको पूछ रहे हैं मोलर मास क्या होगा, मोलर मास क्या होगा। ठीक है, और तीसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसका एटॉमिक मास क्या होगा, है ना, एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम है। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास क्या होगा, बहुत सिंपल। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा बोलो, एटॉमिक मास कितना होगा बोलो, 16 हो जाएगा, राइट। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन एटम का मोलर मास पूछेगा तो कितना हो जाएगा बोलो, 16 ग्राम हो जाएगा। क्या होगा बोलो, ग्राम। अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे तो उसका क्या हो गया, मोलर मास हो गया। सिर्फ 16 लिखे तो क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। और यहाँ पर देखो 16 अगर AMU लिख दिए, 16 अगर हम AMU लिख दिए, है ना, एटॉमिक मास यूनिट लिख दिए, तो ये आपका क्या हो गया बोलो, क्या हो गया, एक एटम का एटॉमिक मास हो गया। एक एटम का क्या होगा, एटॉमिक मास। ग्राम में लिख दिए तो एक एटम का क्या हो गया, मोलर मास। और कुछ नहीं लिखे, सिर्फ उसका नंबर लिखे तो हमें क्या मिल गया सर बोलो, उसको रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आप आसानी से बता देंगे, किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास भी बता सकते हैं, मोलर मास भी बता सकते हैं और एटॉमिक मास भी बता सकते हैं। ठीक है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, मोलर मास जो है ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी एटम का एटॉमिक मास यूनिट अगर निकालना है, किसी भी एटम का, एक एटम का मास निकालना है तो सर वो ये के फॉर्म में हम लोग उसको लिखते हैं। कोई क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ तक क्लियर होगा तो इसके बाद जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग बिल्कुल कंप्लीट रूप से तैयार हो गए हैं मोल को समझने के लिए। अब हम लोग यहाँ से मोल को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं।
ठीक, मोल में जो यूज करने वाला जो वर्ड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, मिलेगा, मिल सकता नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा, इसका सारे टर्म को आगे चल के यूज होगा। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं मोल कंसेप्ट। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे मोल कंसेप्ट, क्या देखेंगे बोलो, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में अब मोल कंसेप्ट में हम लोग बात करें तो मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, सिंपल सा, इट इज अ कलेक्शन, अभी हम लोग जस्ट लिखे थे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। 10⁻23 पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मोल बोलते हैं। ठीक, अगर इतने सारे पार्टिकल्स लेंगे तो एक मोल के बराबर होगा, है ना, एक मोल के क्या होगा बोलो, बराबर होगा। आपने क्या दिखा, 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स, क्या होगा, पार्टिकल्स। ठीक, इतना होता है सर, एक मोल होता है। और ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है, पार्टिकल्स का क्या सेंस है, पार्टिकल का सेंस है ये पार्टिकल एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है, एलिमेंट्स भी हो सकता है, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंपाउंड्स भी हो सकता है। मतलब कि इतना पार्टिकल्स को 1 मोल बोलते हैं। तो पार्टिकल्स किस फॉर्म में रह सकता है, एटम के भी फॉर्म में रह सकता है, आयंस के भी फॉर्म में रह सकता है, मॉलिक्यूल्स के भी फॉर्म में रह सकता है, एलिमेंट्स के भी फॉर्म में रह सकता है। कहने का मतलब है कि अगर एटम के फॉर्म में होगा, मतलब इतना एटम्स लेंगे तो एक मोल के बराबर होगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स है। क्या सर जी, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है। और पार्टिकल्स जो है केमिस्ट्री के सेंस में क्या मिलेगा, पार्टिकल्स में एटम मिलेगा, आयंस मिलेगा, मॉलिक्यूल्स मिलेगा, क्या मिलेगा, एलिमेंट्स मिलेगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, इतना पार्टिकल्स होता है। जैसे कि अगर हम आपसे बोले कि बताओ, अगर हमें इस मार्कर को डिफाइन करना है 1 मोल, इस मार्कर को डिफाइन करना है 1 मोल, तो 1 मोल डिफाइनिंग मार्कर तब होगा जब ऐसे ऐसे मार्कर जो है कितना लेना होगा, इतना लेना होगा, इतने बार लेना होगा, क्योंकि इतने को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। मतलब मार्कर भी कितना होना चाहिए, 6.023 into 10⁻23 बार होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, 1 मोल का डिफाइन होगा। समझ में आ रहा है। तो 1 मोल क्या है, एक नंबर है, राइट, वो फिक्स नंबर है। वो कौन सा नंबर है सर, ये नंबर है। इतने नंबर अगर आपको पास दिख रहा है तो आप 1 मोल कह सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं, हम लोग बचपन से जानते हैं कि 1 डजन के मतलब क्या होता है, 1 डजन, डजन के मतलब होता है 12 क्वांटिटी, है ना। किसी भी चीज में हम लोग 12 अगर नंबर ले लेते हैं तो 1 डजन के बराबर होता है। तो हमको पता है कि 1 डजन में 12 नंबर आता है ना, 12 क्वांटिटी आता है। उसी तरह से 1 मोल में इतना क्वांटिटी आना चाहिए, इतना क्वांटिटी को ही 1 मोल बोलेंगे। 12 केला लेंगे तभी 1 डजन के बराबर होगा, है ना। 10 ले लेंगे तो 1 डजन नहीं होगा, 13 ले लेंगे तो 1 डजन नहीं होगा, 12 अगर हम लोग बनाना लेंगे तो 1 डजन के बराबर होता है कि नहीं होता। उसी तरह से इतना पार्टिकल्स ले लेंगे तब जाकर के 1 मोल के बराबर होगा। और वो पार्टिकल्स का मतलब कोई भी इसमें से हो सकता है। तो क्या ये बात समझ में आया, बिल्कुल से समझ में आया। अब जैसे मोल का हम लोग क्या करते हैं ना, मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला देखते हैं, है ना, कि मोल कैसे निकाला जाता है। क्योंकि फाइनली आपसे तो क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और तो कुछ पूछा नहीं जाएगा कि कैसे मोल निकालते हैं। तो मोल निकालने के लिए हम लोग 2 फार्मूला यूज करते हैं ना। उस फार्मूला को समझिएगा आसानी से, बहुत टफ नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। मान लो कि आपके पास मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ। तो पहला मोल को फार्मूला, फ्रॉम मासेस। अगर आपको मास दिया हुआ है तो मास नहीं होता, मोल कैसे निकालेंगे, मोल इज इक्वल टू गिवन, जो मास जो दिया हुआ है, गिवन मास बाय मोलर मासेस। अभी हम लोग मोलर मास तो देखे ना, मोलर मास बाय मोलर मास, ये होता है मोल, ये होता है मोल। ठीक, अगर किसी भी एटम का मास दिया हुआ है तो उस मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको उस एटम के क्या निकल जाएगा, मोल्स निकल जाएगा। किसी भी एटम का अगर मास दिया हुआ है तो उस एटम का मोलर मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल जाएगा, मोल्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बोलो, मोल्स आपको निकल जाएगा।
ठीक है, चलो अब यहाँ से एक बात समझो, एक बात को और समझो। अब तुम खुद से समझो, अगर मोलर मास, तो यहां से अगर मोल निकाल लिए गिवन मास बाई मोलर मास से, तो अगर आपको मास निकालना है, क्या निकालना है, मास निकालना है, तो अगर मास निकालना होगा तो क्या करना होगा, मोल को, है ना, किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बोलो, मास निकल जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां से एक फार्मूला और जनरेट कर सकते हैं, क्या जनरेट कर सकते हैं, अगर मुझे मास निकालना है, किसी भी एटम को मास निकालना है, क्या निकालना है, मास निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको मोलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मास। तो अगर किसी भी एटम को मास निकालना है, मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम को मास निकालना है तो क्या करेंगे सर, मोल को उसका मोलर मास से हम क्या कर दिए बोलो, मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां से हमें क्या निकल गया, मास ऑफ एन एटम निकल गया। जब हम लोग मोल का फार्मूला पता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो अगर मास निकालना, अगर मोल दिया हुआ है और मोलर मास दिया हुआ है तो आप इससे मास भी निकाल सकते हैं। अगर मोल दिया हुआ, मोलर मास दिया हुआ तो आपसे किसी भी एटम का मास भी निकाल सकते हैं। किसी भी एटम को अगर मास दिया हुआ है तो मोल निकाल सकते हैं, और किसी भी एटम का मोल दिया हुआ है तो आप इससे मास भी निकाल सकते हैं। किसी भी एटम का मोल निकालना है तो मास को मोलर मास डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल जाएगा, और अगर किसी भी एटम को मास निकालना है तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मास निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मास ऑफ एन एलिमेंट, मास, क्वेश्चन देखो, मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट x is 1.6 into 10 to the power minus 23 ग्राम, ठीक। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 9.2 kg of it, ठीक, ऑफ इट। सिंपल सा, देखो एक क्वेश्चन हमने देखा, क्या दिया कि कोई एक एलिमेंट x है ना, मास ऑफ एन एलिमेंट x, कितना ग्राम दिया हुआ सर, इतना ग्राम दिया हुआ है सर, इतना ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, इतना ग्राम दिया हुआ। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल्स इन इतना केजी, इतना केजी में आपको क्या निकालना है बोलो, क्या निकालना है बोलो, आपको मोल्स निकालना है। इतना केजी दिया हुआ है, उसको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो पहले से बात करो, मोल्स के बारे में बात करो। पहले आओ, जब मोल्स निकालना तो मोल्स का फार्मूला खोजो, मोल्स कैसे निकलेगा। तो मोल्स क्या होता है बताओ, मोल क्या होता है, गिवन मास है ना, ग्राम में होना चाहिए, गिवन मास भाई क्या होगा बोलो, मोलर मास, क्या होगा बोलो, मोलर मास। गिवन मास में क्या होगा, मोलर मास होगा, ठीक है। अब बताओ, खुद से बताओ, मोलर मास तो बताओ, गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास कितने में मोल्स निकालने के लिए बोल रहे हैं, 9.2 kg, 9.2 kg होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 9.2 kg होना चाहिए। तो एक बात बताओ, 9.2 kg है, लेकिन मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो 9.2 kg को किस में पहले आपको चेंज करना होगा बोलो, ग्राम में चेंज करना होगा। तो 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा, 9.2 इंटू क्या होगा बोलो, 1000। ये क्या हो गया, गिवन मास, ये क्या हो गया, गिवन मास। और ये आपको ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में अगर जो दिया हुआ है तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि मोलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस एटम को मास दिया हुआ है ना, उसको क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि मोलर मास है ना इन 5 ग्राम, तो लिखे थे ना 5 ग्राम, क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है। और मोलर मास क्या होता है, एक मोल का जो मास होता है, एक मोल का जो मास होता है, किसी भी एटम के एक मोल के जो मास होता है ग्राम में, उसको मोलर मास बोलते हैं। तो ग्राम में तो दिया हुआ है, लेकिन ये मोल में नहीं है सर, इतने ग्राम में दिया हुआ, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे सर,
एक मोल को ग्राम बनाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा सर, इसको मोलर मास देगा। सिंपल से अगर कोई ग्राम में दिया हुआ है तो उसको मोलर मास में बनाने के लिए क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी 10-15 मिनट पहले जो हम लोग पढ़ाए थे आप उस बात को समझ रहे होंगे। तो इसको क्या करेंगे सर, 1.6 इंटू 10 पर कितना दिया हुआ -23, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर माने 6.023 इंटू 10 पर क्या होगा 23। ये हो गया आपको, ये हो गया सर गिवन मास, ये हो गया सर आपको मोलर मास। अब अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, करीब आपको 2000 के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 2000 आ जाएगा। ये इसका क्या होगा बोलो, करेक्ट आंसर। क्या होगा, करेक्ट आंसर। बात को समझिएगा, क्या निकालना है सर, मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल निकालना है। किस में निकालना है, इतना केजी में, ठीक है। मतलब गिवन तो आपको दे दिया, गिवन मास दे दिया, लेकिन ये केजी है, ग्राम में चेंज कर देना होगा, ठीक है सर। ये गिवन मास कितना दे दिया, 9.2 केजी, ग्राम में हमने चेंज कर दिया। ऊपर से क्या एलिमेंट का क्या दिया हुआ सर, इतना दिया हुआ, मास दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर, इतना ग्राम दिया हुआ है। और किसी भी एलिमेंट का अगर मास ग्राम में दिया हुआ है तो मोलर मास में हमको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। तो सर मास को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा वैल्यू को कैलकुलेट किया तो करीब 2000 के करीब आ रहा। दिस इज द मोल्स ऑफ गिवन एक्स एलिमेंट। ये क्या निकल गया, मोल्स ऑफ गिवन एक्स एलिमेंट निकल गया, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो गया है ना, क्योंकि ज्यादा बड़ा हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम 40 से 45 मिनट या 50 मिनट के मैक्सिमम बनाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो आज टाइम हो गया है, हम अगले लेक्चर में यही से कंटिन्यू करेंगे और इससे आगे हम लोग चलेंगे। तो आज तक के लिए यहाँ यही सफिशिएंट है, यहीं पर हम इसको एंड करते हैं, फिर अगले लेक्चर में आपको मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।